मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ग्रुप 17 कंप्लीट कर लिया था। पी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप 18 बचा हुआ है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा ग्रुप 18 ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें नोबल गैस कहा जाता है, या फिर आप इनर्ट बोल सकते हो कि ये रिएक्ट नहीं करती, तो इनर्ट गैसेस। तो ये इनर्ट गैस का ग्रुप है। गैसेस हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ज़ेनॉन है और लास्ट में रेडॉन है। ये रेडॉन रेडियो एक्टिव है, तो हमें यही, वैसे केमिकल प्रॉपर्टी तो किसी की भी नहीं है, तो लगभग ये मान लीजिएगा सारी ही पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। इनर्ट गैस है, कारण नोबल गैस को इनर्ट गैस क्यों कहते हैं ये भी पता चलेगा यहां पर, नोबल गैसेस। तो देखते हैं नोबल गैसेस। सबसे पहला काम कॉन्फ़िगरेशन लिखना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन। एटॉमिक नंबर 2, atomic number 10, atomic number 18, 36, 54, रेडॉन और लिख लोगे तो 86। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये लगता है कि ये s ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब सेल में जा रहा है, लेकिन चूंकि ये इनर्ट गैस है इसलिए ग्रुप 18 में इसे कंसीडर किया जाता है, इसमें नहीं रखा जाता। सेल्फ फुलफिल्ड है। 1s2, 2s2, 2p6। आर्गन का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। जनरल कॉन्फ़िगरेशन बाकी का कर लीजिएगा, ns2, np6 होगा। ये सब फॉलो करेंगे हीलियम को छोड़कर। हीलियम भी इनर्ट गैस है, क्योंकि पहले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ही उसमें हैं। सभी इनर्ट गैसेस में सभी सेल्स पूरी तरह से फुली फिल्ड होते हैं, इसीलिए ये रिएक्ट नहीं करती और इन्हें नाम दिया जाता है नोबल गैसेस का या इनर्ट गैसेस का। चलिए ये सारे लिख लीजिएगा कॉन्फ़िगरेशन, ज़ेनॉन तक तो आप लिख ही लीजिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 18। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट एटॉमिक साइज। यूजुअल है ग्रुप 15, 16, 17 की तरह इसका भी है कि ग्रुप में अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, रेगुलरली इंक्रीज होगा। हीलियम सबसे छोटा, उससे ज्यादा, फिर नियॉन का साइज, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, ज़ेनॉन एक्सेट्रा। रीजन है क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पर नए सेल ऐड होते हैं, इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो आप सेंटेंस लिखेंगे यहां पर, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू सेल्स। तो नॉर्मल पॉइंट था। सेकेंड पर आते हैं आयोनाइजेशन, एनर्जी। एंथैल्पी भी आप लिख सकते हो, मैंने एनर्जी यूज कर लिया इस बार। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और द एनर्जी वेरी हाई होती है। कारण है फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो स्टेबल है। स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होगी। तो ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी केवल हाई नहीं होती है, वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि इनका फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाईली स्टेबल होती है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। पहला सेंटेंस ही आए। उसके बाद
क्वेश्चन है ग्रुप में जाने पर सर नीचे क्या होगा? नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। लेकिन बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, थोड़ी सी नीचे जाने पर डिक्रीज होती रहती है स्टेप बाय स्टेप। थर्ड पर आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट यहां आएगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट होता है कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। चूंकि ये बॉन्ड नहीं बनाती तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट का क्वेश्चन उठता नहीं है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां नहीं आएगा, यहां सीधा आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर वर्क करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये एटम है मान लीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, इस एटम ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो जो एनर्जी रिलीज हुई, इस रिलीज हुई एनर्जी को बुलाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चूंकि ये बाहर निकली एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में होती है। अभी तक ऑर्डर भी हम यही पढ़ते हैं, नेगेटिव में बढ़ती है, नेगेटिव में कम होती है, जो भी पढ़ रहे हैं नेगेटिव में ही है। नेगेटिव मतलब रिलीज हुई है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं, रिलीज हुई है, इसलिए एंथैल्पी चेंज नेगेटिव एक्सोथर्मिक है। अब समझिएगा, अगर ये इनर्ट गैस है, हीलियम है या नियॉन है 2 सेल का, या आर्गन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ही नहीं। क्वेश्चन है क्यों नहीं करेगा सर? अरे पूरा फुली फिल्ड तो है, जितना स्पेस था पूरा ऑक्यूपाइड है, जगह है ही नहीं। अब जगह नहीं है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट क्यों करेगा? स्टेबल है, कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करेगा। और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा नहीं तो एनर्जी रिलीज तो होगी ही नहीं। क्यों होगी भाई? एनर्जी कहां से, जब अट्रैक्शन नहीं हुआ। तो क्वेश्चन है सर फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालेंगे कैसे? सीधी सी बात है, ऐसे तो निकलेगी नहीं, खुद अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो हम बाहर से एनर्जी से प्रोवाइड करेंगे ताकि ये इसमें ऐड हो सके। चूंकि बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की गई, एनर्जी दी गई, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनर्ट गैसेस के लिए पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव। आप लिखेंगे इनर्ट गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है, मतलब स्टेबल है। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखती हैं, मींस बाहर से एनर्जी सप्लाई की जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो सके। इस सेल में तो जगह नहीं, अगले वाले सेल ऐड होगा। तो चूंकि बाहर से एनर्जी सप्लाई की तो रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई, एनर्जी दी गई तो डेल्टा एच पॉजिटिव। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर इनर्ट गैसेस, ऑल इनर्ट गैसेस इज पॉजिटिव। रीजन क्लियर हो गया होगा। ये सेंटेंसेस में आपको लिखना होगा, खुद करेंगे भाई ये काम। प्रॉब्लम आए लिखने में, सर हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो फिर एनसीईआरटी की हेल्प ले लो, सेंटेंसेस लिख लो वहां से। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट। हालांकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अभी तक उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इन पॉइंट्स की थी नहीं, यहां थोड़ी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। हीलियम, नियॉन, आर्गन भाई सिंगल एटम है, मॉलिक्यूलर एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हैं, बहुत वीक डिस्पर्सन फोर्सेस हैं। वीक डिस्पर्सन फोर्स होने की वजह से अट्रैक्शन बहुत कम, मतलब अट्रैक्शन ही है बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो, तो लो नहीं वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट आप बुलाएं, क्योंकि अट्रैक्शन वीक है, बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट भी वैसे ही है, बहुत कम। तो कोई पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक डिस्पर्सन फोर्सेस, नॉन पोलर एटम्स है, साइज भी छोटा है। अब एक क्वेश्चन आता है, हीलियम है, हीलियम को डाइविंग एपरेटस में यूज किया जाता है। डाइविंग एपरेटस समझिएगा, जो गोताखोर होते हैं ना पानी में, स्क्यूबा डाइवर्स, अरे समुद्र में कूदने वाले भाई, सिलेंडर पहना, हाथ पैर पे लिए, चश्मा लगा लिए और समुद्र में कूद गए कि मछली देखने जा रहे हैं, समझ में आ गया होगा, वो डाइवर, ठीक, सी डाइवर्स, समुद्र में कूद गए जी। उनमें जो सिलेंडर होता है उसमें
कंप्रेस्ड एयर फिल की जा गई। स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं, वैसे सॉल्यूशन चैप्टर में है ये। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन में आपको मिलेगा, यूनिट सॉल्यूशन सेकंड यूनिट में। एयर कंप्रेस करके भरी गई। अब हाई प्रेशर पर जैसे ही लोगों ने उससे सांस लिया, ब्रेथ मतलब लंग्स में गई, तो ऑक्सीजन भी थी उसमें, नाइट्रोजन भी एयर में होती है। नाइट्रोजन 78% होती है, तो नाइट्रोजन भी डिसॉल्व हो गई। अब ब्लड कैपिलरी में नाइट्रोजन पहुंच गई। नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व नहीं होती तो खत्म नहीं हुई, कैपिलरी में रह गई, और कैपिलरी में बबल्स बना दिए इसने, और बबल्स मतलब बैंड बन गए, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने से जो भी बाहर निकला उसकी डेथ हो गई। तो इसे कंट्रोल करने के लिए एयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज को डिक्रीज किया गया और इसकी जगह हीलियम की परसेंटेज दी गई, यानी कि उस सिलेंडर के अंदर एयर की कंपोजिशन को बदला गया। ऑक्सीजन ठीक है, नाइट्रोजन कम करके हीलियम बढ़ा दिया गया। अब क्वेश्चन यहां से आता है, सॉल्यूशन से भी पूछ सकते हैं, ऐसे चैप्टर थोड़े ना लिखेंगे। वो कहेंगे हीलियम को डाइविंग एपरेटस में यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें वीक डिस्पर्सन फोर्स होते हैं, ये ब्लड में सॉल्युबल नहीं है। ब्लड में क्या है, तो किसी में भी सॉल्युबल नहीं है। तो आप लिखेंगे हीलियम को डाइविंग एपरेटस में यूज करते हैं क्योंकि इसमें डिस्पर्सन, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल डिस्पर्सन फोर्स से जुड़े होते हैं और ये ब्लड में सॉल्युबल नहीं होती है। इट इज इनसॉल्युबल इन ब्लड। तो सेंटेंसेस में प्रॉपर लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। एनसीईआरटी का है, मे बी एग्जाम्पल है या इंटेक्स से चेक कर लीजिएगा। ग्रुप 18 अभी दिख जाएगा आपको, अभी ओपन करके देख लीजिए। यहीं तक थी इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। बड़ा क्वेश्चन है, मैंने बोल तो दिया कि अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन है जब कंपाउंड ही नहीं बनाती तो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी किसकी? चलिए चेक करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज वो भी किसकी? ग्रुप 18। ग्रुप 18 की केमिकल प्रॉपर्टीज समझिएगा। नोबल गैस इनर्ट होती हैं या ये कहें लीस्ट रिएक्टिव। और इनर्ट कारण क्या है? पहला रीजन, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड। दूसरा, अब समझिएगा, मैं दूसरा लिखवा जरूर रहा हूं, अगर देखा जाए तो कारण एक ही है, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल। फिर दूसरा मैं लिखवा क्यों रहा हूं, उसकी अपनी जरूरत है, और मैं ये कह भी रहा हूं कि पहला ही रीजन है अल्टीमेट। चलो मैं दूसरा लिखता हूं, आपको पता चलेगा। दूसरा है दे हैव हाई नहीं, वेरी हाई बोलना चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दो वर्ड थे, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब क्वेश्चन था हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों होती है? क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। समझ रहे हो? तो मेन अल्टीमेट रीजन फर्स्ट ही है जिसकी वजह से हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है। तो अल्टीमेट रीजन यही है। फिर मैंने ये क्यों लिखवाई? क्योंकि मुझे इन्हें आगे जरूरत पड़ेगी इनकी भी। ठीक है जी, तो आपको यहां पे लिखना है, मैं बोल रहा हूं, मैंने तो जल्दी में ऐसे लिख दिया, सही राइटिंग में आप लिख लें, मैं बोल रहा हूं। नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव और इनर्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे लिख लें। चलो मैं लिख देता हूं, फिर आप लिख लीजिएगा, मैं खुद ही लिख देता हूं। चलिए जी, मैंने लिख दिया है, लिख दीजिए, लिख लीजिएगा। अब नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव और इनर्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पहला जो मैंने बताया था, द नोबल गैसेस हैव कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर वैलेंस शेल। कंप्लीटली मतलब फुली फिल्ड। सेकेंड, दे हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी
एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हालांकि इनका रीजन भी यही है। कोई पूछे इनर्ट गैस की हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों है, तो आप बताएंगे क्योंकि ये कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है, तो भी यही बताएंगे क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फुली फील्ड है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इनर्ट गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं। चूंकि रिएक्ट नहीं करती तो कंपाउंड नहीं बनेगा, और कंपाउंड नहीं बनेगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी ही नहीं। तो सीधा सीधा था सर, कंपाउंड नहीं बनाती तो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी कहां से। तो क्वेश्चन था केमिकल प्रॉपर्टीज है नहीं, तो क्या टॉपिक यहीं तक है ग्रुप 18? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखना मत, आप समझना बस। लिखना कुछ नहीं है आपको, इतना ही लिख के छोड़ देना, आप समझते रहना। 1962 तक यही माना जाता था कि इनर्ट गैस का कोई कंपाउंड है ही नहीं। फिर 1962 में नील बार्टलेट पूरा नाम था, इन्होंने एक कंपाउंड बनाया। कंपाउंड था PTF6, प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड, 6 फ्लोरीन के साथ ये था। और एन बार्टलेट ने बताया कि ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है जी? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब ये ऑक्सीडाइज करता है, मतलब इसका खुद का रिडक्शन होता है, रिडक्शन जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे। तो PTF6 की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत हाई थी। देखते ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता था, दूसरों से छीन लेता था, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता था, इसका रिडक्शन हो जाता था, दूसरे का ऑक्सीडाइज से छीनता था, तो दूसरे को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद का रिडक्शन हो गया, इसलिए ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब रिसर्च पेपर इन्होंने सबमिट किया तो उसमें बताया, कंपैरिजन मांगते हैं, बताओ भाई तुम कह रहे हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावरफुल है, तो किससे पावरफुल है? तो इन्होंने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन से नाम पड़ा, तो PTF6 को इन्होंने रिएक्ट करवा दिया ऑक्सीजन से, O2, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, एटम नहीं, O2 से, O से नहीं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से। ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, दोनों में भैया लड़ाई हुई, दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब जो भी दोनों में से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिजल्ट सामने था, O2 पॉजिटिव और PTF6 नेगेटिव। इस रिएक्शन से आपको पता चल रहा होगा कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, किसने इलेक्ट्रॉन छीना किसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये क्लियर हो गया होगा। O2 पॉजिटिव में बदल गया, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, दे नहीं दिया, PTF6 ने जबरदस्ती ले लिया। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऑक्सीजन ने लूज किया, PTF6 ने गेन किया, PTF6 के पास इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव। इस रिएक्शन से कंफर्म हुआ कि PTF6 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या इट इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से भी ज्यादा पावरफुल है जी, ये तो बता दिया। रिसर्च कंप्लीट हुई, रिसर्च पेपर भी सबमिट हो गया, पब्लिश भी हो गया, मतलब इनकी रिसर्च कंप्लीट हो गई। रिसर्च कंप्लीट हुई, एक रिसर्च कंप्लीट हुई, लेकिन दिमाग शांत नहीं होता, वो वर्क करता रहता है, बॉडी भी वैसे ही वर्क करती रहती है। तो इन्होंने सोचा, इनका पेपर काम कंप्लीट हुआ, फिर भी आगे बढ़ने के लिए हम सोचते ही रहते हैं, एक गोल अचीव हो दूसरे पर लग जाते हैं, दूसरा अचीव हो तीसरे पर लग जाते हैं, वैसे ही है। इन्होंने देखा पीरियोडिक टेबल को, पीरियोडिक टेबल देखने मात्र से काफी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इन्होंने देखा ग्रुप 15 नाइट्रोजन है सबसे पहला एलिमेंट, ग्रुप 16 का ऑक्सीजन है, ग्रुप 17 का फ्लोरीन है, और फ्लोरीन के सामने नियोन है, नियोन के ऊपर हीलियम है। आप भी देख लो मेरे साथ पीरियोडिक टेबल। फिर हम नीचे जाए, हीलियम, नियोन, नियोन के बाद आर्गन है, आर्गन के बाद क्रिप्टन है, क्रिप्टन के बाद जिनोन है, उसके बाद रेडोन है।
ये पीरियड है सेकेंड, ये फर्स्ट पीरियड में हीलियम है, और ये ग्रुप है 18, और इन्होंने जिसे रिएक्ट करवाया वो ऑक्सीजन था, ये वाला। इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो भी रही हो, पहले सर्च नहीं करी कितनी है, आगे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ी होगी, नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हुई होगी। भाई सीधी बात है, आगे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई फिर कम हो गई। तो इन्होंने पाया ये जो ऑक्सीजन हमने यूज किया है O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो है 1175 किलो जूल पर मोल के हिसाब से। मतलब प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड ने इतनी एनर्जी दी होगी ऑक्सीजन को, तब इसने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला होगा। फिर उन्होंने देखा मैं जिनॉन की भी देख लूं, जिनॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी चेक करी तो पाया इन्होंने इसकी है 1170 किलो जूल, दोनों की लगभग बराबर है, बल्कि ये देखो 5 किलो जूल कम है, यानी कि जिनॉन O2 के कंपैरिजन में आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो फिर क्या था, इन्हें पता चल गया अच्छा जिनॉन भी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मतलब इनर्ट गैस कंपाउंड बना लेगी। देखो PTF6 को इन्होंने जिनॉन से रिएक्ट करवाया और Xc ने वैसे ही बिहेव किया जैसा ऑक्सीजन ने किया था, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और PTF6 ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ये पहला कंपाउंड था जो किसी इनर्ट गैस ने बनाया। पहला इनर्ट गैस का कंपाउंड हमारे सामने था, रेड कलर का ये कंपाउंड था। तो समझ में आ गया होगा कैसे पता चली कि इनर्ट गैसेस कंपाउंड बनाती हैं प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड से। ये भी रेड कलर था भाई, इसका भी, ये भी रेड कलर था, दोनों ही रेड कलर सब्सटेंस थे, ये भी और ये भी। तो ये पहला कभी आया ना कि पहला इनर्ट गैस का कंपाउंड कौन सा था, तो आप इसे लिखिएगा। बस फिर क्या था, अब तो रास्ते खुल गए, ये तो पता चल गया कि अब कंपाउंड बना सकती हैं इनर्ट गैस। फिर क्या था, फिर तो बहुत सारे कंपाउंड्स इनर्ट गैसेस के बनाए गए, जैसे XeF2, XeF4, XeO3, XeOF2, XeOF4, XeF6, KrF2। ध्यान से अगर देख रहे हो तो दिख रहा होगा कि जिनॉन 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 जिनॉन, एक क्रिप्टन का भी है, मतलब मेनली जिनॉन ही कंपाउंड बना रही है, क्रिप्टन एक बाकी तो बना नहीं रही है। हीलियम का कोई कंपाउंड नहीं हमारे पास, नियोन का भी नहीं, आर्गन का भी नहीं। क्वेश्चन है जिनॉन ही कंपाउंड क्यों बना रही है, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, कम है ना, नीचे जाने पर कम होती है, ऊपर जाने पर बढ़ जाती है, इसकी बढ़ गई, इसकी तो बहुत ज्यादा हो गई, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। दूसरा, आपने गौर किया जिनॉन के जितने भी कंपाउंड है, फ्लोरीन फ्लोरीन ऑक्सीजन फ्लोरीन ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन, और क्रिप्टन का भी फ्लोरीन, यानी कि इनर्ट गैस कंपाउंड या तो फ्लोरीन के साथ बनाती है या तो ऑक्सीजन के साथ। कारण क्यों भाई, इन दोनों में ऐसा क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आप बोल दो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो तो सबसे बेटर है। तो ये जिनॉन के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए केवल पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ही रिएक्टर के कंपाउंड बनाती है। तो यहां तक था आपका इनर्ट गैस। ठीक है जी, मैं इसे लिख के बता देता हूं, आपने ये समझा लिखा नहीं, अब मैं लिखवा देता हूं। तो लिखते हैं आगे, हेडिंग डाल लीजिएगा, डिस्कवरी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैसेस। जो मैंने हिस्ट्री बताई एन बार्टलेट से, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। इन 1962 एन बार्टलेट प्रिपेयर्ड अ रेड कलर कंपाउंड, लिख देना, O2 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव। ठीक है जी, ये कंपाउंड उन्होंने बना दिया ऑक्सीजन के साथ। He then realized that the first ionization enthalpy of molecular oxygen, मतलब O2 कितनी है 1175 किलो जूल, was almost identical with that of xenon 1170, तो लगभग बराबर है। तो इन्होंने सोचा कि जब ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना सकता है PTF6, तो xenon के साथ भी बना सकता है। 5 किलो जूल कम ही आसानी से बनाएगा। तो इन्होंने फिर एफर्ट्स करने स्टार्ट किए और कंपाउंड बना दिया। देख लीजिएगा, he made efforts to prepare same type of compound with xenon and was successfully in prepared another red color compound
PTF6 नेगेटिव। यह पहला कंपाउंड था जो किसी इनर्ट गैस ने बनाया, रिएक्शन नीचे है। इसके बाद, इस डिस्कवरी के बाद तो फिर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जा गए। आफ्टर दिस डिस्कवरी अ नंबर ऑफ xenon compounds mainly with electronegative element like fluorine and oxygen have been synthesized like XeF2, XeF4, XeO3, XeF6, XeF2, XeF4, krypton, KrF2 etc. तो बहुत सारे बनाए गए। नीचे देख लीजिएगा, कुछ कंपाउंड्स बनाकर आपको दिखाए गए हैं, कुछ रिएक्शंस यहां पर हैं, ये सभी आपको लिखनी होंगी। xenon फ्लोरीन टेम्परेचर प्रेशर XeF2 बनेगा, xenon एक्सिस में हो। अगर 1:5 लिया है xenon 1 में, फ्लोरीन 5 में, टेम्परेचर प्रेशर बदल दिए, XeF4 बनेगा। सिमिलरली 1:20 में XeF6 बनेगा। XeF2 को PF5 के साथ रिएक्ट करते हैं तो फ्लोरीन यहां से यहां ट्रांसफर होगा, तो ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। एक फ्लोरीन बचा रहा, एक ही तो ट्रांसफर हुआ। सिमिलर है कि ये मेटल फ्लोराइड है, M की जगह, M का मतलब Na से है, K से है, Rb या CS आप ले सकते हैं इसकी जगह। फ्लोरीन यहां से यहां चला जाएगा, M पॉजिटिव और ये पोर्शन नेगेटिव। कुछ हाइड्रोलाइसिस भी हैं आपके सिलेबस में, 2 रिएक्शंस और हैं, देख लीजिएगा उनको भी, ये नोट किया गया हो प्रॉपर। ये 2 रिएक्शंस हैं, XeF6 का हाइड्रोलाइज करोगे तो XeO3 बनेगा, पार्शियल हाइड्रोलाइज करोगे तो ये बनेगा XeF4। ऊपर कंप्लीट हाइड्रोलाइज है, नीचे पार्शियल है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि XeF6 का जब आप हाइड्रोलाइज करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, तो क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? तो चेक कर लेते हैं पहले कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस को, फिर पार्शियल को। F की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है तो इसकी आएगी +6, फ्लोरीन की -1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। यहां ऑक्सीजन -2, xenon +6 +- चेक करो, xenon की +6 है, ऑक्सीजन -2 है, फ्लोरीन -1 ही H +1 किसी में भी ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलाव नहीं हुआ, इसका मतलब ये एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। यहां भी चेक करोगे, यहां भी बदलाव नहीं हुआ होगा, देख लेना खुद निकाल के। तो ये दोनों ही रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं हैं। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF6 इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, ये याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा जाता है। तो यहां पर आकर ग्रुप 18 कंप्लीट होता है। आपको ज्योमेट्री बनानी होती है XeF2 की, XeF4 की, XeO3 की, XeOF2 की, सभी की, मतलब मैं इसकी बता देता हूं। टी शेप होती है, इक्विवेलेंट पोजीशन है तो फ्लोरीन इक्विवेलेंट एटम भी रखिएगा उन पर। XeOF4 भी बना देता हूं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़िएगा अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो। ये स्क्वायर पिरामिडल है, मैंने इसकी बता दी और इसकी बता दी। XeO3 भी बता देता हूं, पिरामिडल है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसकी भी मैंने बता दी 3 की, बाकी की आप खुद बनाइए। लीनियर होगी, ये स्क्वायर प्लेनर होगी। तो ये जिससे ज्योमेट्री ना आती है मुझसे वीडियो मांग ले केमिकल बॉन्डिंग की, मैं आपको दे दूंगा। ज्योमेट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्योमेट्री बनाना भी कई बार आता है। आपका P ब्लॉक यहां पर कंप्लीट होता है।